तो नमस्कार दोस्तों। अब आज हमारा वीडियो है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। इस त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, इसमें कौन कौन से राजवंश शामिल थे, फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे, फिर त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रमुख राजवंशों की क्या भूमिका थी, फिर पाल वंश की क्या भूमिका, राष्ट्रकूट वंश की क्या भूमिका, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ा, त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। ट्राई पार्टियड स्ट्रगल। ठीक है, आ सकता है एक क्वेश्चन, तो कारण परिणाम तो आ ही सकता है, तो इतना तो देख ही लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर 2 नंबर में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, बिंगो मैड एंगल्स। फिर यहाँ आप लिखिए अपने गुर्जर भाई लोग, ठीक है, वेला पिक्चर वाले, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पाल, और फिर यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट, है ना। अब ये तीनों आपस में लड़े मरे, और ये तीन राजवंश लड़े, इसलिए इसको ट्राई पार्टी स्ट्रगल बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको बना देना है 2 मार्कर वाले में। फिर जब आपका 7 मार्कर भी पूछा जाए तो आपको तब भी छोटा सा कॉर्नर पे बनाना है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगते हैं उनको ऊपर रखिए, नीचे रखिए, दाएं रखिए, बाएं रखिए। इसके बाद इनको लिख दीजिए, और फिर ऐसे एक एंगल बढ़िया से बना दीजिए, ये भी इससे लड़े, ये भी इससे लड़े, ये मतलब छोड़ा नहीं किसी ने किसी को, बराबर लड़ते रहे। ठीक है, इसके बाद ये 2 मार्कर में 7 मार्कर में थोड़ा सही हो गया। अब फिर आगे की कहानी देखते हैं कि कारण क्या था, प्रभाव क्या था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था क्या भाई, और इसमें कौन कौन से राजवंश शामिल थे, तो बता दिया मैंने आपको। 3 लोग आपस में लड़े, पर क्यों लड़े। तो सबसे पहले तो एक टाइमलाइन देख लीजिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, फिर 3 शक्तिशाली राजवंशों के बीच हुआ। किसके हुआ, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। अब देखिए हर्षवर्धन भाई जब समाप्त हो गए, जब खत्म हो गए हर्षवर्धन भाई, जब ये चले गए, अब ये चले गए, तो जो इनकी कन्नौज वाली जो क्षेत्र था वो तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, दोआब वाला क्षेत्र था। तो अब इस पे तो किसी को कब्जा करना ही है, और हर्षवर्धन के बाद कोई बड़ा राजा बचा नहीं। तो फिर कन्नौज पर नज़र पड़ी अगल बगल वालों की। ठीक है, ऐसे ही समझिए जैसे कि एक कोई बहुत बड़ा पॉश इलाका है, उस पॉश इलाके में एक ये एल साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे बंगला है। अब इसके ऑनर रहते हैं यूएस में। अभी बहुत सारे यहाँ के ब्रोकरों को पता चल गया। अभी पता चल गया कि जो लोग रहते हैं यहाँ, ये लोग 10 साल पहले जा चुके हैं, फिर इनका यूएस में बहुत बड़ा घर है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, यहाँ आएंगे भी नहीं, फलाना ठिकाना। तो ये इसकी फालतू की रजिस्ट्री फजिस्ट्री बना करके इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो अब ये रजिस्ट्री फजिस्ट्री तो किनारे करो, लेकिन नज़र पड़ जाएगी ब्रोकरों की इस चीज़ पे, इस मकान पे, है ना। तो उसी तरीके से कन्नौज की जो ज़मीन थी, कन्नौज का क्षेत्र था, उस पर और राजवंशों की नज़र पड़ी, और जब उनकी नज़र पड़ी तो फिर ये हुआ क्या, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें शामिल कौन कौन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, जो पश्चिमी भारत पर शासन किया करते थे और उत्तर भारत पर प्रभुत्व की मांग करी कि भाई थोड़ा सा हम भी उत्तर भारत में क्या कर लें, रूल कर लें, हम भी खेल लें उत्तर भारत। फिर जो पूर्वी भारत, जो बंगाल वाला इलाका है, बंगाल बिहार वाला, वो पश्चिम की ओर विस्तार करना चाह रहे थे। मतलब यहाँ वाले को यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ वाले को यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ वाले को यहाँ आना है, ऐसा था। फिर राष्ट्रकूट जो थे, तो मैंने सही लिखा है ना, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, हाँ ठीक है। फिर जो यहाँ वाले भाई साहब लोग थे, उन्हें ये था कि दक्कन का एक शक्तिशाली जो राजवंश था राष्ट्रकूट, उत्तरी भारत में प्रभाव बढ़ाने की आकांक्षा रख रहा था। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। वही आपने देखा था 4 8 सप्तम में, फिर आकांक्षा ही दुख का कारण बनती है। तो कन्नौज, आकांक्षा मतलब इच्छा, डिजायर। कन्नौज का महत्व प्रमुख, फिर देखिए 3 राजवंश शामिल थे ये तो। अब कन्नौज का भी कुछ महत्व था, प्रमुख व्यापार मार्गों पर इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक प्रतिष्ठित शक्ति का केंद्र बना दिया। लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था, संघर्ष कई पीढ़ियों तक चला, मतलब दादा का, बाप का, परदादा का, सबका बदला ले लिया सबने, और तीनों राजवंशों को कमजोर कर दिया। ठीक है, मतलब समझिए आप। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, समझ गए, जर के लिए हो रहा है सब, जमीन के लिए हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे, वाह भाई साहब। अब कारण देखिए, पहला कारण था कन्नौज का
सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिक, ठीक है, एक प्रमुख राजनीतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक केंद्र था जो व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने और उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये कन्नौज का सामरिक महत्व था। फिर हर्ष की मृत्यु के बाद सत्ता का शून्य। 647 में सम्राट हर्ष की मृत्यु हो गई और इस शून्यता को भरने के लिए कोई शक्तिशाली शासक था नहीं, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। देखिए, जैसे ही 1707 में औरंगजेब खत्म हुआ तो उसका पूरा मतलब जो उसका पूरा राजवंश था वो भी निपट गया। ठीक है, फिर कन्नौज की आर्थिक संपदा। कन्नौज जो है वो भी उपजाऊ भूमि थी, दोआब वाला क्षेत्र था। ठीक है, फिर समृद्ध व्यापारिक संबंधों ने वित्तीय ताकत चाहने वाले शासकों को आकर्षित किया। मतलब कन्नौज जो है पैसे वाली जगह थी, इस चक्कर में भी उसके ऊपर हमला हुआ। राजनीतिक वर्चस्व की इच्छा, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि उत्तर भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहते थे। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब धार्मिक सांस्कृतिक विचारधाराओं के प्रचार में अधिक प्रभाव था। तो ये कन्नौज पर जो नियंत्रण करते तो ये भी इससे इनको फायदा मिलता धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार करने में अपने विचारधाराओं का। फिर उसके बाद सैन्य महत्वाकांक्षा। प्रतिस्पर्धी राजवंशों के पास मजबूत सेनाएं थी, तो वो सोच रहे थे कि सेना खेल लेते हैं एक बार, जो शासकों को विजय के माध्यम से विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। राजवंशी प्रतिद्वंदिता, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय जैसे शासकों के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता ने संघर्ष को तीव्र कर दिया। ठीक है, कि झुकेगा नहीं साला, ऐसा वाला सीन हो गया। फिर व्यापार मार्गों पर कंट्रोल। तो कन्नौज से गुजरने वाले आकर्षक व्यापार मार्ग भारत को मध्य एशिया और सिल्क रोड से जोड़ते थे, जिससे आर्थिक प्रेरणा मिलती थी। ठीक, फिर उत्तरी भारत में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा। दक्कन के राष्ट्रकूटों का लक्ष्य उत्तर की ओर विस्तार करना था, जबकि पालों का लक्ष्य पश्चिम की ओर विस्तार करना था। ठीक है, फिर परिधि क्षेत्रों में अस्थिरता। चंदेल और परमार जैसे छोटे छोटे राज्य उभरे, जिससे सत्ता संघर्ष में और जटिलता आई। मतलब इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये इसका कारण क्या था। तो देखिए, एक आपको इजी भी बता देता हूँ, ज़्यादा झंझट ही नहीं आएगी। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। ठीक है, सोशल में आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो सोशल में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। ठीक है, नहीं लग रहा तो छोड़िए। इकोनॉमिकल में आप आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड रूट डाल सकते हैं। ठीक है, चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल में आप क्या डाल सकते हैं कि वैक्यूम हो गया है। ठीक है, फिर जो राजा है उनके अब आपसी जो कंपटीशन की भावना है वो है। फिर उनकी सेना जो मजबूत है वो एक रीज़न है। ठीक है, उसके बाद आप इस पॉलिटिकल में देखिए तो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि इनकी वर्चस्व की इच्छा है, मतलब इनकी महत्वाकांक्षा है रूल करना। ठीक है, फिर आप रिलीजियस में देखिए तो इस जगह पे इस्टेब्लिश होने के बाद जो इनके थॉट्स हैं, रिलीजियस थॉट है या सोशल थॉट है, वो सबको यहाँ से प्रोत्साहित करने में इनको आसानी मिलेगी। तो तमाम जो कारण है त्रिपक्षीय संघर्ष के, ये सब यहाँ पे हमने डिस्कस किए। ठीक है, मतलब पहला तो अगर आप उसमें देखेंगे कि अगर राजनीतिक कारण में देखेंगे तो राजनीतिक कारण देखिए कि हर्षवर्धन खत्म हो गया है। हर्षवर्धन खत्म हो गया तो उस क्षेत्र पर किसी को तो कब्जा करना है, पहला कारण। दूसरा कारण ये इनके पास सेनाएं हैं मजबूत, तो इनको वहाँ पे सत्ता स्थापित करके अपने आप को स्टैब्लिश करना है। तीसरा, इनके पास आप देखेंगे कि जो व्यापार मार्ग है, जो उसका जो दोआब वाला क्षेत्र है तो कृषि संपन्न भी है। ये तमाम चीज़ें भी उस पर कब्जा करने की वो बनाती हैं। उसके बाद फिर इनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि हमको उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, गुर्जर प्रतिहार को स्थापित करना है, पालों को करना है और राष्ट्रकूटों को करना है। तो ये तमाम मिले जुले कारण हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनते हैं। ठीक है, वजह जो है कारण बनती है। फिर आप देखिए इसमें राजवंशों की क्या भूमिका थी। तो जो गुर्जर प्रतिहार उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो आपका जो गुर्जर प्रतिहार है वो इस वाले क्षेत्र पे रूल कर रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी और मध्य भारत पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया इसने। राजा नागभट्ट द्वितीय ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा किया, लेकिन राष्ट्रकूट आक्रमणों का सामना किया इन्होंने। मिहिर भोज ने उनके प्रभुत्व को पुनर्जीवित किया, लेकिन स्थायी नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया।
पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा बनाए रखी गुर्जर प्रतिहारों ने और अपने क्षेत्रों में सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास को बढ़ावा दिया। मतलब यहाँ पे 3 नाम हमारे सामने आए हैं, ठीक है, जिसमें आप देखिए पहला नाम है आपका नागभट्टतुती, फिर आप देखिए एक नाम आया मिहिर भोज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1-2 राजाओं के नाम रखने हैं और क्षेत्र याद रखना है। फिर पाल में गोपाल, धर्मपाल, ठीक है। तो गोपाल और स्थापित और धर्मपाल के अधीन विस्तारित हुआ पाल वंश। धर्मपाल ने कन्नौज पर नियंत्रण किया, लेकिन प्रतिहारों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो पाल वर्सेस प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे कौन? चंदेल, ठीक। विशेष रूप से नालंदा जैसी संस्थाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया पाल में। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाए रखे। अंततः निरंतर संघर्ष और आंतरिक कलह के कारण कमजोर हो गए, ठीक। तो पाल वंश से धर्मपाल ने जो है मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट देखें तो इनके राष्ट्रकूटों के सामान जो है वो अपने मध्य प्रदेश में परमार जो है वो मिलते हैं। दक्कन से उत्पन्न दंती दुर्ग के अधीन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा ये राष्ट्रकूट वंश। राजा गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, लेकिन प्रतिरोध का भी सामना किया। बिल्कुल करेंगे, 2 तो और लड़ रहे हैं ना। राष्ट्रकूटों की जीतें अक्सर अस्थायी होती थी, जिससे उत्तर उनका प्रभाव सीमित हो जाता था। जैन धर्म को प्रोत्साहित किया और मंदिर वास्तुकला का समर्थन किया। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय विस्तार पर ही बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया। तो ये राष्ट्रकूट ने के बारे में ये है, आप याद रखिए। दंती दुर्ग याद रखिए, जैसे धर्मपाल और गोपाल याद रखिए पाल में, वहीं मिहिर भोज और नागभट्टतुती याद रखिए गुर्जर प्रतिहार में, ठीक। फिर राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ा? कमजोर केंद्रीय सत्ता। लंबे समय तक जो संघर्ष चला उसने उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति को खंडित करके रख दिया, ठीक है। वहीं कोई अगर स्टैब्लिश हो जाता, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मजबूत कर लेता, तो ये जो गौरी और इन सब का जो ये सीमा अगर मजबूत हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते थे ये सब पहले तो इधर से आ रहे थे, फिर चीन की दीवार खड़ी हो गई तो फिर यहाँ से आने लगे। तो अगर इस वाले क्षेत्र पे और बढ़िया मजबूत स्थिति होती तो जो मोहम्मद गौरी से बाद में पृथ्वीराज चौहान आ रहे वो सब नहीं होता, ठीक है। तो कमजोर केंद्रीय सत्ता रही इस संघर्ष के बाद। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया। चंदेल निकल आए आपके गुर्जर प्रतिहार से, परमार निकल आए राष्ट्रकूटों से। आर्थिक व्यवधान, मतलब कितना पैसा नहीं खर्च हुआ होगा, ठीक। और वो युद्ध चलता रहा कंटिन्यू, तो उस मार्ग से ट्रेड भी होना बंद हो गया था। अब ट्रेड होना बंद हो गया तो आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुई। फिर सांस्कृतिक विकास। प्रतिस्पर्धा ने मंदिर निर्माण, कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। जो राजा जाए उस क्षेत्र पर अपने मंदिर बना दे ताकि उसके धर्म का प्रचार प्रसार हो और उसका प्रचार प्रसार हो। फिर राजवंशों का पतन देखने को मिला। निरंतर युद्ध ने संसाधनों को खत्म कर दिया, जिससे इन प्रमुख शक्तियों का पतन तेज हो गया, हो ही जाएगा। जैसे यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, और रूस इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, तब क्या ही होगा। सिर्फ बॉम्ब इंडस्ट्री वाली कंपनी के अलावा किसका फायदा होगा? अब क्या परिणाम रहा, है ना, क्या ही परिणाम होगा युद्ध का? संसाधनों की कमी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कमजोर केंद्रीय सत्ता, ठीक है। लंबे समय तक चले संघर्ष ने उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता को खंडित कर दिया, जिससे छोटे राज्यों को सत्ता हासिल करने का मौका मिला, ठीक। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम और प्रभाव क्या हुए कि संसाधनों की कमी हुई, कमजोर केंद्रीय सत्ता हो गई, 3 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए कि 2 लोग लड़े हैं तो कम से कम एक जीतेगा। अब 3 लड़ रहे हैं, ये जीत जाएगा, ये हार गया तो ये इसको हराने आ जाएगा, ये जीत गया, ये हार गया तो ये इसको हराने आ जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों का पतन हो गया। शुरुआती जीत के बावजूद समय के साथ प्रतिहार कमजोर होते गए। अंततः पश्चिम भारत में प्रभुत्व खो दिया और बाद में गुर्जर प्रतिहारों को ही, जो उनके सामंत थे चंदेल, तो उन्होंने ही मतलब फिर जो हर्ष था उसने तो मतलब अपने जो जिसका सामंत था उसी को पराजित कर दिया। फिर पालों का प्रभाव भी कम हो गया। पालों ने अपना ध्यान पूरी भारत पर केंद्रित कर लिया और धीरे धीरे अपने प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया, ठीक। राष्ट्रकूटों का ही पतन हो गया दक्कन में पश्चिमी चालुक्यों के उदय के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से संघर्ष का परिणाम यही निकलता है कि मतलब ये कमी हो गई, कमजोर केंद्रीय सत्ता हो गई, गुर्जर प्रतिहार, पालों का पतन हो गया, तीनों का पतन हो गया, संसाधनों की कमी हो गई, कमजोर केंद्रीय सत्ता हो गई, ठीक। इसके बाद आप देखिए क्षेत्रीय शक्ति का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में आपके चंदेल, परमार, चौहान, है ना, ये नए राजवंश मजबूत क्षेत्रीय ताकतों के रूप में उभरे। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जब
कोई बड़े बड़े साम्राज्य जब हिलने लग जाते हैं तो छोटे छोटे साम्राज्य अपने आप आ जाते हैं। तो चंदेल, परमार, चौहान ये सब बने। फिर आर्थिक व्यवधान, लंबे समय तक चले युद्ध ने व्यापार नेटवर्क को बाधित किया, खासकर समृद्ध गंगा के मैदानों में। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान लेकिन हुआ, तो कुछ तो निगेटिव हुआ पर कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव भी हुआ कि संघर्ष के बावजूद कला, वास्तुकला, धार्मिक विचारों का प्रसार हुआ उत्तर दक्षिण भारत में। उत्तर भारत से कुछ मोस्टली बंगाल की चीज़ें यहाँ आई, जो यहाँ पाल लोग थे, फिर यहाँ से चीज़ें यहाँ आई, फिर यहाँ से चीज़ें यहाँ आई, तो यहाँ पे एक सांस्कृतिक मिश्रण हो गया। विदेशी आक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। कमजोर राजनीतिक संरचना ने भविष्य के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया, विशेष रूप से महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी द्वारा। फिर शक्ति गतिशीलता में बदलाव, इन तीन राजवंशों के पतन ने उत्तर भारत में केंद्रीकृत नियंत्रण के अंत को चिन्हित किया, जिससे खंडित क्षेत्रीय शासन को बढ़ावा मिला। ठीक। फिर निष्कर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया, प्रमुख राजवंशों को कमजोर किया और नई क्षेत्रीय शक्तियों के लिए रास्ता खोला। इसके दीर्घकालिक प्रभाव ने व्यापार, संस्कृति और अंततः बाहरी आक्रमणों के उदय को प्रभावित किया। तो ये हमें याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या क्या हुआ। तो पहले तो तीनों राजवंश जो लड़ रहे थे वो निपट जाएंगे, तो तीन तो ये मिल गए। चौथा, कोई सत्ता स्टैब्लिश नहीं हो पाई तो कमजोर केंद्रीय सत्ता। पांचवा, लड़ेंगे तो संसाधन खत्म होंगे तो संसाधनों की कमी हो गई। छठवां, संसाधन पैसे से आएंगे तो आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद ये सब लड़ रहे हैं तो इनके जो अंदर सामंत होंगे वो भी बड़े हो जाएंगे, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। फिर वहाँ पे अलग अलग राजवंश लोग जा रहे हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी और ये त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण हो गए, परिणाम और प्रभाव हो गए, ये चीज़ें हमने इसमें देखी। और ये तो त्रिपक्षीय संघर्ष, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।